नमस्कार। अनुस्वार मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नवोदित साहित्यकार राजेश्वरी उपस्थित हैं। उनकी पहली कहानी संग्रह छप के उनके हाथ में आ चुकी है। तो हम चाहते हैं कि उनकी साहित्य की यात्रा कैसे शुरू हो रही है, कैसे उनका पहला कहानी संग्रह तैयार हुआ, नमस्कार सभी को। उसके बारे में बातचीत की जाए और पता लगाया जाए कि उनकी भावी योजनाएं क्या हैं। नमस्कार राजेश्वरी जी, नमस्कार स्वागत है सर। आपका अनुस्वार मंच पर। धन्यवाद। आज हम जानना चाहेंगे कि आपने कहानियां कैसे लिखना प्रारंभ किया, कैसे सोच हुई आपकी, और कैसे आपने ये पहले अंक तक की यात्रा की है, और आगे भविष्य में क्या आपके विचार हैं। इन सब पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और साथ ही पहले ये तो साथ ही सर मैं ये ये कहना चाहूंगी कि ये कहानी और साथ ही हम आपसे ये भी पता करेंगे कि आपके पतिदेव मंडोरा साहब का कितना योगदान है आपकी इस रचना कर्म में। तो आइए चलते हैं साहित्य की यात्रा पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको साहित्य के क्षेत्र में कदम रखने की प्रेरणा किससे मिली, और कब से आपने सोचना शुरू किया इस बारे में। आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, बीच में कट गई थी, कोई नहीं। हाँ, तो बताइए, कहानियां लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली, कब मिली, और कैसे आपने उस पर अमल किया। सर कहानियां तो मैं बहुत टाइम से लिख रही हूँ, पर वो ये सिर्फ डायरी में लिख पाती थी। उनको किताब पर आप जैसे लोगों ने ही दिया है। वैसे मेरी पहली किताब क्या कहते हैं वाणी प्रकाशन से आई थी, और 4-5 मेरी किताबें हैं, ये देखिए। अरे वाह। पर ये कभी ये सिर्फ छपी और इन्हें मैंने अंदर बुक में बंद करके रख दिया। ऐसा लगा कि पढ़ी लिखी थी, पर शायद बंद हो गया, तो ऐसा लगा कि नहीं, कि सिर्फ एक घरेलू महिला बनकर रह गई अरे थी। ये तो एक छुपा हुआ समाचार है कि आपकी पहले की कहानियां जो है ना, वो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी। बहुत सुंदर, हाँ बधाई हो। जी। तो ये जो नई कहानी संग्रह आपकी आई है, बंद खिड़कियां, नहीं क्या, बरामदे, बरामदे। बरामदे की धूप। तो इस बरामदे की धूप के पहले भी आपकी कितनी कृतियां आ चुकी हैं? सर वैसे गृह शोभा, मनोरमा, इस तरह की कहानी, इस तरह की किताबों अच्छा में तो मैं शादी अच्छा से पहले भी लिखती थी। अच्छा अच्छा, पत्रिकाओं में, पत्र और पत्रिकाओं में आती रही। बहुत सुंदर। तो कब से लिखना शुरू बस किया फिर आपने? शादी हो गई। सर कॉलेज टाइम से ही लिखती थी, वाह, बहुत सुंदर। और 2 लाइनर तो शायद मैं स्कूल टाइम से ही रही हूँ। अच्छा, ये टू लाइनर का क्योंकि क्या अवधारणा क्या है, कैसे लिखती हैं आप? एक आधे उदाहरण बताइए। सर 2 लाइनर वैसे ज्यादातर तो मेरे प्रेम संबंधित ही होते हैं। प्यार का इजहार प्यार द्वारा किया जाए, तो मैं वो 2 लाइनें हमेशा कॉपी के पीछे, कभी किताब के पीछे हमेशा लिख लिया करती थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बस फिर एक फेसबुक ऐसा माध्यम आया, तो अपने मन के विचार 2 लाइनों के द्वारा, कभी बहुत गुस्सा होती थी, कभी बहुत उदास होती थी, या कभी बहुत प्यार में होती थी, तो मैं वो 2 लाइनें लिख देती थी। मैं चाहूंगा कि आप कुछ उदाहरण पेश करें। उदाहरण? हाँ जी, खोल के देना। 2 लाइनर में तो फिर उसके बाद पति देव के साथ जगह गोष्ठियों में जाया करती थी। मन करता था, पर घर की जिम्मेवारियों से इतनी फ्री नहीं थी। पर फिर भी हस्बैंड कहते थे, नहीं राज, लिखा करो, आप अच्छा लिख सकती हो। कई बार छोटी छोटी कहानियों के लिए कोई ऐड आता था, तो ललित जी कहते थे, राज एक छोटी सी कहानी नहीं लिख सकती क्या तुम, लिखो। तो बहुत बस सही। से इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी पहली बेटी हुई, तो आपको तो सारी चीजें पता है, माँ बनने से पहले क्या दिक्कत आती है, क्या समस्याएं होती हैं। तो मेरी किताब एक इस पर भी आई कि माँ बनने से पहले रखें सावधानी। वाह, बहुत सुंदर।
तो कुछ भी मेरा इसमें किताबी ज्ञान नहीं है। जो चीज मैंने खुद महसूस की, कब इंजेक्शन लगे, कब दवाइयां खाई, क्या क्या चीजें खाई, पढ़ी लिखी होकर भी मुझे ये सब इतना ज्ञान नहीं था, केवल किताबी ज्ञान था। पर जब ये सब चीजें मेरे ऊपर आई तो फिर मैंने उसको किताब का रूप दे दिया। बहुत बढ़िया काम किया। और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठकर ही मैंने लिखना सीखा। तो बस आप जैसे लोगों ने ही मुझे सीढ़ी प्रदान की, जिससे कि मैं पहली सीढ़ी चढ़ी हूँ और उसका रिजल्ट मेरे सामने ये आया है। बहुत बढ़िया है, ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और मैंने देखी आपकी किताब, थोड़ी सी पढ़ी भी है। आप में बहुत प्रतिभा है, क्षमता है, और आप इस क्षेत्र में किसी को भी मात देने की स्थिति में हैं। इसलिए अपनी रचना धर्मिता को कायम रखिए। हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको प्रेरणा, पहली कहानी लिखने के समय आपको प्रेरणा किससे मिली? पतिदेव से, या मायके वालों से, या किसी दोस्त सखी से? नहीं नहीं, मेरे को पहली प्रेरणा मेरे पति देव से ही मिली है। अक्सर पति ही कहते थे कि लिखो लिखो, पर कभी कभी ये भी कह देते थे तुम तो अनपढ़ हो, तुम क्या लिखोगी। तो बस फिर हमने भी सोचा कि चलो इन्हें प्रूफ दे देते हैं। बहुत सही, ये आपने बहुत बढ़िया कही कि प्रूफ दे देते हैं। सही है। तो पहली कहानी कौन सी लिखी थी, उसका नाम आप बताएंगे, उल्लेख करेंगे? बरामदे की धूप में? नहीं, सबसे पहली कहानी। सबसे पहले वैसे मैंने क्या कहते हैं, कहानी मैंने माया लिखी थी। हाँ, ये इसका क्या बेस, क्या आधार, क्या है इसका, विषय वस्तु क्या है इसकी, या कथानक क्या है? वाणी प्रकाशन से है सर। और वही हमारे समाज में आज भी लड़का लड़की में मतभेद किया जाता है। पढ़े लिखे परिवार में ब्याही है माया, इसके पास 3 बेटियां हैं। इसने अपनी बेटियों को इतना कुशल बनाया कि कोई बेटा भी आज के समय में पैदा नहीं हो सकता जी। तो यही सब सिखाया है कि कई बार माया भी उदास हो जाती थी, मोहल्ले पड़ोस में शादी ब्याह में जाती थी, तो तब उसको ताना कसते थे, बोलते थे कि बेटा नहीं है, तेरा उद्धार कैसे होगा। पर ज्यों ही घर आती थी, पति उसको यही कहते थे, इधर उल्टे हाथ से सुना, उल्टे कान से सुनाकर सीधे से निकाल दिया कर, सीधे से सुनाकर उल्टे से कर। ये लोग तो कहने के लिए ही बने हैं। मैं हूं ना, जब मैंने तुझे आज तक कभी कुछ नहीं कहा, देखना ये बेटियां ही हमारा उद्धार करेंगी। और आज सच में तीनों बेटियां इतनी लायक हैं, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं कि परिवार में उनका आज नाम है। तो ये जो कथानक आपने चुना, इस कथानक में कोई वास्तविक घटना के ऊपर आधारित है या काल्पनिक? सर मेरी 99% कहानियां रियल स्टोरी हैं, सत्य पर आधारित हैं। 1% तो आपको पता ही है, काल्पनिक डालना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप मेरी इस किताब में को भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैं जरूर नजर आऊंगी, कहीं ना कहीं मैं भी हूँ किसी न किसी कहानी में। वाह। तो कैसे कैसे आप ये निर्णय करती हैं कि इस कहानी पर, या इस घटना पर, या इस बात के ऊपर कहानी लिखी जाए? सर बस थोड़ा 1-2 दिन तो अपने मन में एक प्लॉट तैयार करती हूँ जी। किसी से शेयर नहीं करती, बस 1-2 दिन सोचती रहती हूँ कि इस विषय पर लिखूंगी। कई बार भूल भी ना जाऊं तो वो विषय या टॉपिक मैं कॉपी में लिख कर रख लेती हूँ जी। बस फिर उसी को आधार बनाकर शुरू कर देती हूँ। और मैं अपनी कहानी में अगर मैं लिखना शुरू करती हूँ तो मैं 3 से 4 दिन में एक कहानी लिख लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत बहुत तेज गति से लिखती हैं आप। और पात्रों का चयन कैसे करती हैं आप? पात्र भी बस क्या कहते हैं, अपने दिमाग से ही करती हूँ। होते सब वही सच्चे हैं, लेकिन घुमा फिरा के, नाम बदल के, जगह बदल कर। हाँ जी। तो अब तक जो आपने, जो नई प्रकाशित हुई हैं कहानियां, उनसे लेकर के अब तक आपको सबसे प्रिय कहानी कौन सी लगती है, जो मुझे आपको सबसे ज्यादा प्रिय पसंद? कहानी इसमें बरामदे की धूप में मैंने एक कहानी लिखी है, काल। सर मैं उसको जितनी बार पढ़ती हूँ मेरी आंखों में आंसू उतनी बार ही आ जाते हैं। बहुत मार्मिक कहानी है। तो क्या आप इस कहानी से कुछ अंश पढ़ करके सुनाएंगे दर्शकों के लिए?
जी सर। समय था कोरोना का, आज भी सोचकर काया कांप जाती है। राधिका बहुत हिम्मती बहू है, उसका पति गोपी उतना ही कमजोर दिल का। दोनों पिता और अपने 2 बच्चों के साथ राजी खुशी रहती है। ससुर दौलत राम भी बहुत अच्छे इंसान हैं। बहू बेटे के साथ उनकी खूब जमती है। उनके 2 बेटे इस घर में ऊपर की मंजिल में ही रहते हैं। सुबह की चाय से लेकर सारे दिन के खाने पाने का पीने का ध्यान राधिका स्वयं ही रखती है। एक दिन गोपी शाम को ऑफिस से आए और थके थके से पत्नी का माथा तमतमा रहा था। फौरन बुखार देखा बुखार 102 था। फटाफट डोलो दी। देर रात फिर चेक किया, बुखार अब भी था। पत्नी का माथा ठनका। बेटी से बात की और कहा, कहीं तेरे पापा को कोरोना तो नहीं? बेटी फौरन चेक करा लाई। जिसका डर था वही हुआ, कोरोना पॉजिटिव। राधा हांफती हुई ससुर जी के पास गई और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, पिताजी, इन्हें कोरोना हो गया है। आप बुजुर्ग हैं, आपको होने का खतरा ज्यादा है, इसलिए आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए अपने दूसरे बेटों के पास ऊपर के फ्लोर में रहने चले जाएं। पर पिताजी का जवाब था, नहीं बेटा, वह मेरी क्या सेवा करेंगे, पहले वह अपनी तो स्वयं कर लें। और बेटा, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, अगर कुछ भी हो जाता है तो कोई नहीं, तुम गोपी का अच्छे से ध्यान रखो। जैसे जैसे गोपी को 10 दिन हुए, लग रहा था आराम आना शुरू हो गया है, पर आराम नहीं था। गोपी किसी से अपना दुख व्यक्त नहीं करते थे, पर पत्नी सब जानती थी, वह ठीक नहीं है। इधर अभी गोपी को आराम नहीं था, दूसरी तरफ पिताजी को खांसी सताने लगी। राधा ने फौरन बुखार चेक किया, बुखार 101 था। फौरन दवाई दी। राधिका अब घबरा गई थी, क्योंकि घर में अब 2 कोरोना के मरीज हो गए थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रात दिन एक दोनों की सेवा की। पता नहीं राधिका के मन में क्या ऐसा आया, उसने बेटी से कहा, बेटा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, दोनों ताऊजी को बता दो, कल को कोई यह ना कहने लगे पहले हमें क्यों नहीं बताया। पिताजी को कोरोना की दवाई भी शुरू करा दी। राधिका ने पिताजी को सुबह चाय दी तो ऐसा लगा वह ठीक नहीं है। बुखार चेक किया, ऑक्सीजन लेवल देखा तो डाउन होना शुरू हो गया। बेटी की आवाज देकर बुलाया। दोनों माँ बेटी पिताजी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कराने लगी। पिताजी बुजुर्ग थे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, पर दोनों लगी थी। पोती देख रही थी ऑक्सीजन लेवल 99 से 93, 98, 88 पर जा रहा था, पर दोनों लग गई थी फोन पर अस्पताल और दोस्तों से मदद की गुहार लगाने में। एक दोस्त को पता चला तो उन्होंने पिताजी के लिए घर पर कंसंट्रेटर भिजवाया। कंसंट्रेटर से थोड़ा बहुत आराम पहुंचा, पर दूसरे दिन गोपी की हालत बिगड़ने लगी। पिताजी भी सांसों की लड़ाई लड़ रहे थे और माँ बेटी मौत को नजदीक से देखकर उसे धकेलने का प्रयत्न कर रही थी। जैसे ही गोपी की तबीयत खराब होने लगी, ऑक्सीजन कम होने लगी, बेटी ने सारी जगह शोर मचा दिया। क्या दोस्त, क्या रिश्तेदार, राधिका धर्म संकट में थी। पति को अस्पताल ले जाए या घर पर ही ऑक्सीजन का इंतजाम करे। आसपास पता किया तो अस्पताल पिताजी के लिए नहीं मिला। मौत बाहें पसार तांडव कर रही थी, पर राधिका ने हिम्मत नहीं हारी थी। राधिका के मायके वालों ने जैसे तैसे ऑक्सीजन का इंतजाम गोपी के लिए किया। डॉक्टर की सलाह दोनों निरंतर ले रहे थे। डॉक्टर ने कहा, पिताजी, ऑक्सीजन नहीं, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, और गोपी को ऑक्सीजन की। दोनों माँ बेटी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को देख रही थी। जब बेटी ने कहा, दादाजी नहीं बचेंगे माँ, पर पापा को कैसे बचाना है, दोनों माँ बेटी ने कमर कसी। इसी बीच बेटी भी पॉजिटिव हो गई।
राधिका की बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई और माँ बेटी ने हार नहीं मानी। राधिका पिताजी का पूरा ध्यान रखती थी और बेटी अपने पापा का। 29 तारीख को पिताजी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और 5 तारीख को शाम को चाय पीने के बाद बाथरूम में बहू बिठा कर आई और थोड़ी देर बाद बेडरूम में बेड पर लाकर बिठाया। पिताजी के सांसों की जड़ी बंद ही नहीं हो रही थी। राधिका पिताजी को एकटक देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बेटी के पास भी खड़ी थी। माँ ने बेटी से कहा, बेटा दादाजी जा रहे हैं। दोनों ने मौत का तांडव अपनी आंखों से देखा और थोड़ी देर में उनकी आंखों के सामने प्राण निकल गए। बेटी बहुत परेशान थी। उसने अपने दोनों ताऊजी को फोन कर दादाजी को खत्म होने की जानकारी दी और कहा, अब हम क्या करें। रात 12 बजे तक सबके जवाब का माँ बेटी इंतजार करती रही, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सबने अंतिम संस्कार तक करने को मना कर दिया। अब रात डाइन सामान लग रही थी। करें तो क्या करें। मृत व्यक्ति के साथ रात काटना कैसा होता है, वो भी एक औरत, यह भी अनुभव हो गया। राधिका पागल सी हो गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने विवेक से काम लिया और अपने मन को समझाया, सब कुछ ही करना है, सिर पर पगड़ी बांधे। और सारे काम का परिवार के दूसरे सदस्यों ने जब अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया तो उस एक रात में वह एक पल पल मरी, पर पति और बच्चों को जरा भी पता नहीं लगने दिया कि किस दौर से गुजर रही है। मन को समझाया, पिताजी के ऊपर मोटी मोटी चादरें डाली, कान नाक में रुई डालकर कमरे में लाइट जला, किसी को जाहिर भी नहीं होने दिया कि घर में क्या हुआ है, और पल पल पर कमरे को सैनिटाइज करती रही। ससुर मृत्यु शैया पर लेटे थे। उसने सभी के लिए खाना बनाया, सबको खाना खिलाकर सुला दिया। बेटा फोन में लगा दिया ताकि दादाजी के बारे में ना पूछे, क्योंकि बेटा 10 साल का है तो उसे कुछ भी बोलकर कमरे में उसने बंद कर दिया। माँ बेटी के लिए रात कातिल से कम नहीं थी। मन ही मन में राधिका ने सोचा, सुबह गोपी जब पिताजी के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, और कमरे में झांकेंगे तो मैं क्या कहूंगी। एक नई कहानी राधिका ने रात ही रात में अपने मन में गढ़ ली थी। पिताजी की तबीयत देर रात बिगड़ गई थी और उसने पति से कहा, पिताजी की तबीयत देर रात बिगड़ गई थी तो एम्बुलेंस मंगाकर पिताजी को मैंने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, पर आप कमरे से बाहर मत आना, हमारा घर सैनिटाइज करके गए हैं। किसी तरह बाप बेटे कमरे से बाहर ना आए, और कोई ना कोई कहानी तो बनानी ही थी। अब सारी रात बेटी इस बात से परेशान थी, अंतिम संस्कार कौन करेगा, मम्मी कैसे करेंगी, मैं भी पॉजिटिव हूँ, कौन करेगा। राधिका ने रात में इस समस्या का भी समाधान ढूंढ लिया था। रात कभी 2 बजे फोन कर रही थी, कभी 3 बजे। समाधान तो मिल गया, पर जब तक काम ना हो जाए सांस में सांस कैसे आए। सुबह पति व बच्चों के लिए 6 बजे ही नाश्ता राधिका ने बना दिया। पता नहीं कैसे राधिका इतनी हिम्मत जुटा पाई। घर में मृत शरीर पड़ा था। पति के स्वास्थ्य को देखते हुए उसने सब काम आम दिनों की तरह ही किए, किसी को जरा भी भनक नहीं लगने दी। इमरजेंसी पर रात को ही फोन कर मदद की गुहार लगाई। राधिका ने सुबह 6:30 बजे घर पर पिताजी को लेने वैन आई। वैन के ड्राइवर से सब पैसों की बात की, अंतिम संस्कार की भी बात की। व्यक्ति से करा राधिका की जान में जान आई। राधिका ने फटाफट पिताजी का कमरा खाली किया, साफ सुथरा किया और चैन की सांस ली। राधिका सारी रात तिल तिल मरी, पर सब काम धैर्य पूर्वक किया और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, मैं तुझे मान गई जो तूने मुझे इतना बड़ा काम करने की हिम्मत दी। बस सर, ऐसा ही है इस कहानी में। इसको जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार आंखें नम हो जाती हूँ।
आपने बिल्कुल आवाज नहीं आ साधारण रही भाषा सर। में लिखा है, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं ये कहानी सुनकर, क्योंकि ये आपकी वास्तविक कहानी है। सचमुच मैं सोचता हूँ कितना धैर्य और धीरज कैसे रखा हो आपने, कैसे किया होगा, शायद मैं ना कर पाता। बस सर, ईश्वर ने शक्ति दी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन कहानी है। मैं तो सोचता था कि मैंने जो कश्मीर पर कविताएं लिखी हैं उनको लिखते समय भी ऐसा ही होता था कि जब हम सोचते थे उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या उस चरित्र के बारे में, तो मेरे रोए खड़े हो जाते थे। और वैसे ही आपकी इस कहानी ने बिल्कुल, आप महान है। एक चीज मैं सोच रहा हूं कि आपने ये कहानी लिखी कैसे, कितने कठिनाई से लिखा होगा आपने एक एक पल। सर ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे भी ज्यादा सहा है। ये तो मेरा एक शॉर्ट रूप है। एक एक पल मतलब कैसे रहा है कि इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मशीन एक थी और पेशेंट दो थे। मुझसे ये भी कहा गया फादर इन लॉ की निकाल लीजिए और हस्बैंड को लगा दीजिए, पर सर मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे लिए दोनों घर के इंसान थे। मैंने फटाफट उस वक्त क्या कहते हैं निमोलाइजर था, तो निमोलाइजर मैंने फिर फादर इन लॉ को लगाया और ये कंसल्ट ये मैंने हस्बैंड को लगाया। तो उस पर थोड़ा सा बैलेंस हो गया। फिर अगले दिन ऑक्सीजन का रात को 12 बजे तक इंतजाम हो गया था, फिर ललित जी को ऑक्सीजन लगी। आपको अपनी कहानियों में, इस कहानी को छोड़ करके अपनी कहानियों में सबसे ज्यादा गंभीर पात्र कौन लगा, या सबसे ज्यादा रुचिकर पात्र कौन लगा? राधिका, इस कहानी को छोड़कर। इस कहानी को छोड़कर, क्योंकि ये तो कुछ वास्तविक सी है। मुझे तो राधिका सबसे ज्यादा गंभीर पात्र लगी है। सारी कहानियां ज्यादातर स्त्री प्रधान ही है। मतलब जैसे नई शिक्षा नीति पर है, जैसे मेरी जैसी एज की लेडी है, उसके उसके पास एक बेटा था, जवान बेटे की खत्म हो गया, फिर उसने इस एज में बच्चा किया सरदोसी मदर की सहायता से। तो किसी एक को मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरी कहानी में तो मेन पात्र ही स्त्री है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो आपने वो चुन के निकाल लिए अपने टू लाइनर्स, मुझे उनको सुनना है। सर ये भी था, जैसे फादर की डेथ हुई तो मेरे साथ, फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो उस वक्त मैंने ये लिखा कि कल तक मेरे साथ कोई नहीं था और आज मेरे साथ काफिला खड़ा है। इस पूरे वक्त में कोई नहीं था। जब एफडी की बात आई, घर के पेपर्स की बात आई, सब लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार मेरी बेल बजा रहे हैं, मेरे घर में आ रहे हैं। उस वक्त मैंने ये भी लिखा। जी नमस्कार, स्वागतम। नमस्कार सर, नमस्कार, जब धन्यवाद। एक बार ऐसा मौका आया था कि हमारी धर्म पत्नी जी का पीएचडी का वाइवा था, अच्छा, तो उस वाइवा में कुछ सवाल पूछे एग्जामिनर्स ने। फिर मुख्य सवाल अच्छा। पहले तो ये बताओ सबसे कि ये टॉपिक तुमको किसने बताया, ये टॉपिक जो था ये सेलेक्ट कैसे किया आपने? अच्छा, तो उन्होंने बताया मेरे पतिदेव कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने उनको ये समझाया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कंपनी मैनेजमेंट आ सकता है। तो उन्हीं का सुझाव था। तो क्या उन्होंने बात। पूछा क्या वो आए हैं, तो बोला हाँ आए हैं। कहते फिर उनको बुलाइए।
और हमको वो बुला के ले गई, हम भी बैठे, नमस्कार बैठे। तो वो हमसे कहने कि कहाँ पर हैं आप, क्या करते हैं। फिर वापस पत्नी की, धर्मपत्नी की तरफ मुखातिब हुए और बोला, हाँ तो जाइए आप, आपका वाइवा हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और मेरा वाइवा चलता रहा आधे घंटे, पौने घंटे। तो इसलिए ये बढ़िया, मतलब मैं एक अल्प विराम के साथ आया था। मुझे लगता है कि वो वाइवा वाली बात बहुत अच्छी है। करने का या प्रेरणा देने का आपका जो कार्य था वो आपने क्यों किया, ऐसा क्या लगा आपको कि उनको साहित्य के क्षेत्र में उतरना चाहिए या कहानियां लिखना चाहिए? देखिए ऐसा है संजीव जी, मैं जितने भी देश विदेश के कार्यक्रम में जाता हूँ तो अक्सर सम्मान होता है और इनको भी अच्छा लगता है कि भाई शॉल मिले हैं। कई बार तो ये रहता है कि जब पुस्तक मेला होता है तो 10 या 12 शॉल तो मिलते हैं। जैसे आपका टारगेट है कि कम से कम 10 या 12 सम्मान इस बार होने चाहिए, तो बिल्कुल होंगे। तो मैं कोई टारगेट बना के काम नहीं करता, लेकिन मेरे मन में भी था कि अगर ये लिखती हैं तो इनको एक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके लाइव से मुझे आज पता चला कि इन्होंने गृह शोभा में भी रचनाएं लिखी हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है। छुपी रुस्तम निकले हैं। ये सफलता है कि जो भीतर कहीं समुद्र में जल छुपा हुआ है, अंतस में छुपा हुआ है, वो आज जल उबर निकल के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो उसी तरह जैसे नोटबंदी में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कभी 8 बजते हैं तो चिंता होने लगती है। तो बहरहाल अब सब कुछ ठीक ठाक रहे और कोरोना ने हम सबको एक नई दिशा दी है कि जो भी अब हमारे पास है, हमारे मित्र हो, वो सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और यात्रा, जीवंत यात्रा तभी सक्सेसफुल मानी जाती है तब आपका घर भी खुश रहता हो, तो आपका घर भी परमिट करता है। इसलिए हम लोग कभी रांची हो आते हैं, कभी जलंधर हो आते हैं। दतिया जाने का भी मूड है, देखते हैं कि भगवान कब बुलाते हैं। अब मुझे लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू में नहीं जाएंगे, कभी वर्किंग आवर्स में चल पड़ेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कभी भी चल सकते। एक्चुअली वो अचल अचल जी वाली चीज अभी अचल है, वो चल हो जाए तो फिर उसके बाद में मजा आ जाए। चलिए बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वन लाइनर आपके सामने आ गई है, तो मैं फिर बगल में हो नहीं, अभी जाता हूँ आपसे और वन लाइनर के लिए आपसे मैंने श्रीमती। सवाल पूछना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरे क्या अरे कभी इनकी लिखी हुई कहानियों पर या रचनाओं पर आपने नजर डाली, एडिटिंग नहीं, किया? मैंने इनकी रचनाएं पढ़ी हैं और वन लाइनर भी पढ़े हैं। पर मैं जब ये इनकी कविता कहानियां जो छपी हैं वाणी से या पहले कहीं और पब्लिशर से, तो मैं उनको ये कहता था, देखिए ये मैं आपका ये कर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में 1 पकौड़ा प्लेट और 2 कप अदरक की चाय चाहिए। ये मेरी एडिटिंग फीस है। चटनी छूट गई। हाँ, चटनी छूट गया। मैं आपको याद दिला देता हूँ, उनको बोल देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भैया चटनी और दे देना। तो बहरहाल आप जब आएंगे तो आपको मूंग की दाल के पकौड़े अवश्य खिलाए जाएंगे। और लीजिए, कहते ये तो भाभी जी, राज जी, अच्छा हो गया। हाँ, कहते कि सर्दी में मूंग के पकौड़े खाने से मन में एनर्जी बनी रहती है और पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। कहते नहीं कि कृपा आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दूं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, कि आजकल तो हम जी सर, ललित जी खाने पीने के शौकीन है, तो पहली लाइन में ललित जी के लिए ही है। खाना ही नहीं बनाया इतने सालों में, तुम्हें भी बनाया है खुद को मिटा के। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है आज सारे वेद खुलने वाले। पत्नियां एक शादी के बाद एक के बाद एक आपकी सारी आदतें बदल देती हैं और फिर कहती हैं आप पहले जैसे नहीं रहे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अच्छे से लिखती हैं आप, चुटीले जिन्हें कहना चाहिए, चुटीले व्यंग की तरह हैं। ये आपके वन लाइनर्स जो हैं या टू लाइनर्स जो हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। अब वर्तमान में आप किस योजना पर कार्य कर रही हैं?
कहानियां लिखी जा रही हैं या उपन्यास लिखने का इरादा है? उपन्यास लिखने का या मन तो नहीं है। कहानी वैसे मैं अभी भी लिख रही हूँ, एक कहानी मेरी चल रही है फिलहाल। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा अभी उसका प्लॉट आउट करने के लिए। तो उपन्यास लिखने के बारे में मन में आता है या अभी मन में आया भी नहीं? मन में तो आता है सर, पर मुझे लगता है पता नहीं शायद मैं लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये जो मेरी काल कहानी है, सच बताऊं तो मैं इसे उपन्यास का ही रूप देना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल है, लेकिन बस शायद। कर डालिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उसको कंप्लीट करने के बाद खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे कंप्लीट किया, क्योंकि भाषा और शैली का जो प्रवाह है आपका, वो बहुत ही बढ़िया है हाँ और बस। बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं वैसे लगता है। और भाषा चूंकि साधारण सिंपल बोलचाल की भाषा में आप लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। ललित जी भी इतनी बढ़िया हिंदी नहीं लिख पाते जितना आपने लिखी है। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर। बीच बीच में ललित जी की भाषा में था थोड़ी दुर्वता आ जाती है ना। और वो क्या करते हैं कि दूसरे भाषा के शब्दों को लेकर के उसको ठीक करते हैं, क्या बोलते हैं, उसे वजन डालते हैं। लेकिन आपकी भाषा अपने आप वजनदार है, इसलिए आप करिए। और देखो, मेरा जहां तक सवाल है, मैं तो ये कह दूंगा, कविता तो मैं लिख लेता हूँ लेकिन कहानी लिखना मुझे अभी तक नहीं आया। बड़ी बार कोशिश करी, तो इसलिए आपने जो कहानियां लिखी उनमें बहुत ज्यादा स्कोप है। आप उपन्यास लिखिए, कहानियां तो लिखती रहिए लेकिन एक उपन्यास लिखिए। आपका उपन्यास निश्चित रूप से जो है ना, आपको सूरज के क्या बोलते हैं, सातवां घोड़ा बोलते हैं सर, ललित जी? वही 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 वही। हाँ, की रफ्तार से चलेगा। आप कहानी लिखने के बाद उस कहानी को पढ़ती हैं, एडिट करती हैं, या उसे ऐसे ही छोड़ देती हैं? नहीं सर, मैं जरूर पढ़ती हूँ, और तो और कई बार बच्चों को भी पढ़ के सुनाती हूँ। अगर इसमें कोई चीज ऐड करनी है या मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो बेटी भी कई बार हेल्प कर देती है। तो इसका मतलब आपकी बेटी जो है ना वो एडिटर है आपकी? और पहले मैं फादर इन लॉ को भी पढ़कर सुनाती थी। सही है। बहुत से लोग लिख देते हैं और लिखने के बाद फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं, जैसे मैं। कविता भी लिखी है कभी आपने? हाँ, वही 2 लाइनर को कभी 3-4 लाइनों का रूप दे देते हैं। अगर कोई याद हो या उपलब्ध हो तो सुनाइए कोई कविता ऐसी। कविता तो नहीं सर, थोड़ा सा आपको पता ही है, मैं थोड़ा यथार्थ में ही लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा, दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, पर रिश्तेदार वो अध्यापक हैं जो सब कुछ सिखा देते हैं। क्या बात, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। और कई बार ऐसा देखा गया कि आप उनके साथ अच्छा ही करते हैं लेकिन वो आपकी बुराई करते हैं, ये सोच करके कि आप उनके साथ की गई अच्छाई उनको याद न दिला दें। जी सर। तो सर ये भी तो है ना, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं। गैर तो जरा गलती से भी धक्का लगने पर माफी मांग लिया करते हैं। क्या बात है। गैर तो सॉरी बोल देते हैं, अपने नहीं देते, कहते हैं क्या देख के नहीं चलते, उल्टा ही बोलेंगे, देख के नहीं चलते। हाँ जी। क्या जल्दी पड़ी है। जी। आपने कहानी ही क्यों चुनी, कविता क्यों नहीं चुनी? सर मेरे को ना ये तुकबंदी और ये सब चीजें मुझे ना आती नहीं है, कि मैं कविताओं में लोग तुकबंदी करते हैं, या तो मैं मन की बात लिखती हूँ। और कहानी में ये है कि सच बताएं तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्लॉट एज इट इज होता है। अच्छा। बट कविता तो थोड़ी ही लिखने से काम चल जाता है। हाँ जी, कविता जो कहानी पर 5 वो ये ना पन्नों में जाएगी, कविता एक ही पन्ने में आ जाती है। ललित जी ऐसी कविताएं लिखते हैं, देखिए आप, 100 पन्ने में आ जाती है। हाँ जी, पर कविता में ऐसा लगता है मुझे थोड़ी तुकबंदी होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता, मैं तुकबंदी नहीं कर पाती। अच्छा। मेरी मतलब अगर मैं 4 लाइनों की कोई चीज लिखती हूँ तो उसमें मतलब सच्चाई ज्यादा दिखेगी, या मैं अपनी बात लिखूंगी, अपने मन की बात लिखूंगी। लेकिन तो उसको कविता में तुकबंदी मैंडेटरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं बिना अतुकांत।
आजकल तो लोग ऐसी ही कविताएं लिख रहे हैं जिसमें जरूरी नहीं है, पर वो ये ना, मैं मन की बात और सच्ची बात लिखूंगी तो उसको लोग कब तक पढ़ेंगे, कब तक अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा भाषण दे रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करिएगा थोड़ी सी। जी सर, क्योंकि जरूर। क्योंकि एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि कविता करने से भाषा का जो लिखने का जो वो है, क्या कहना चाहिए, संतुलन, वो अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी भाषा जो होती है ना, वो बिल्कुल दिल के करीब आने लग जाती है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए, अच्छा रहेगा। कभी कभी आप जैसे ललित जी के केस में आप देखती हैं ना कि वो व्यंग लिखते हैं, लेकिन उस व्यंग के बीच में कविता भी डाल देते हैं कभी कभी। तो जी उससे जी। क्या होता है, व्यंग बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है। ये उनकी विशेषता है, स्पेशलिटी जिसे कहना चाहिए, जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज, एक संवाद भी बहुत अच्छे लिख लेते हैं ललित जी, और संवादों से उसकी जो नाटकीयता है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा है। एक छोटा सा प्रश्न है जो साहित्य से बाहर का है, कि आपकी हॉबी क्या है लिखने के अलावा? सर, मुझे सबसे ज्यादा शौक है पढ़ाना। अरे वाह। सभी है, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है बच्चों को। मुझे अगर बच्चे रात को 12 बजे भी कहते हैं ना, मम्मी मुझे पढ़ा, मुझे बता दो, अगर मुझे कोई चीज नहीं भी आती, मैंने ज्यादातर बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाई अपने बच्चों को। अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं यूट्यूब खोलकर समझती हूँ, और फिर बेटे को, आज भी बेटे को मैं ऐसे ही समझाती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी बधाइयों की बात है। जबकि आज तो कक्षा 3 से शुरू हो जाते हैं ट्यूशन, और बस घूमने की हॉबी नहीं? और तो सर, पारिवारिक दायित्व पूरा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं उसमें निपुण हो चुकी हूँ, या मेरे परिवार ने मुझे निपुण आप कर। निपुण आप निपुण पारिवारिक दायित्व तो निभाने में, किसमें क्या दो राय है। लेकिन और कोई शौक क्यों नहीं पाला, घूमने का, फिरने का, पिक्चर देखने का, संगीत का? कितने सारी हॉबीज होती हैं। नहीं है सर, और कोई इतना शौक नहीं है। ललित जी, जी। ये क्या सुन रहा हूं मैं, आप भाभी जी को घुमाने नहीं ले जाते, संगीत नहीं सुनाते? वैसे तो आप बहुत अच्छा गा लेते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक नहीं देखिए, आपने बड़ा ठीक कहा, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू है और इसमें घर पे रहना चाहिए, और तिल और गुड़ की पट्टी इसका निर्वाह करना चाहिए। अदरक वाली चाय जरूर पीनी चाहिए, लौंग डाल के, तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए उसमें कूट के। और और मैं लवंग? अक्सर व्यंग में, कविता में, जब भी मिठाई की बात आती, मैंने कहा और लवंग लता? हाँ, लवंग लता तो बहुत अच्छी है। वो बनारस में और छत्तीसगढ़ में एक बार तो आपने ही मेरे ख्याल से लवंग लता को समर्पित कर दिया था मुझे संग्रह के रूप में। तो मिठाई का बड़ा शौक है, क्योंकि मेरे दादाजी कुशल कारीगर थे, हलवाई थे, और इसलिए मिठास कहीं ना कहीं जरूर आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, मिठास बहुत जरूरी है चारों तरफ। जैसे लोग कहते रहे जैसे डायबिटीज मतलब है तो भी मिठास से छुट्टी नहीं पानी चाहिए। हाँ, जैसे कानपुर के ठग्गू के लड्डू और बलदेव त्रिपाठी जो बेचारे लखनऊ में रहते हैं, और वो भी ले आते हैं, मतलब उन्हें मालूम है कि यार हम खाने पीने वाले शौकीन लोग हैं। लेकिन एक यात्रा बड़ी जल्दी आपके साथ की जाएगी, जहां केवल साहित्य की बातें ना हो, जहां केवल आलू की टिक्की की बात हो, और सर्दी में भी वह कुल्फी फलूदे की बात हो। मैं आपको बताऊं कि एक बार हमें आईटीसी पे जाना पड़ा, अजमेर अमृतसर में -3 टेम्परेचर था। हाँ रात को 11:15 बजे होटल के पास में कुल्फी फलूदा वाला था, वहां कुल्फी को बोलते हैं कुल्फा। हाँ हाँ। तो मैंने वो 12:30 बजे कुल्फी फलूदा खाया और फेसबुक पे पोस्ट डाली कि कुल्फा फलूदा का अपना ही आनंद है -3 टेम्परेचर में, और क्या। तुम गजब हो। तो मुझे लगता है कि जीवन को जिंदा दिली से एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल और ठीक बात। लिमिट में रहना चाहिए। जो भी आप काम करें लिमिट में करें। अगर हाँ। मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं व्यंग लिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जितने हमारे सीनियर लोग हैं उनको मिर्ची क्यों लगती है, पर कहते हैं देखिए कि मिर्ची देखिए, खाने से ही स्वाद क्या रहता है। कई बार होता हा हुसैन हम न हुए। यही है, मतलब
मैंने अब ये लिख रही हैं, तो अब एक आपको एक बात और बताऊं कि इन्होंने जीसस एंड मैरी कॉलेज से हिंदी ऑनर्स किया है। वाह। और जब मेरी शादी की बात हो रही थी तो डॉक्टर कमल कुमार को मैंने पता करवाया, तो उन्होंने क्लास में उनको बोला कि सुना है आपकी शादी होने वाली है लालित्य ललित से। तो ये बड़ी बड़ी अचंभित थी कि लालित्य ललित। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं एक ऐसा लेखक हूं जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय का हर प्राध्यापक जानता है। जानता है। तो ये सर शौक है लिखने का, पढ़ने का। तो लेकिन ये बड़ी बात है कि इन्होंने खूब सारी कहानियों की किताबें भी लिखी। अब आप देखो, मैं जैसे दिखाना चाहूंगा कि ये अनोखा मंत्री है। ये कोई अमित प्रकाशन है गाजियाबाद में। ये वाणी से आई थी, बिल्लो नवसाक्षरों के लिए लिखी है। और छोटे शिशु की देखभाल, ये भी वाणी से आई। ये माया, माने माने इनको शौक है, और कई ऐसे शौक है जो मुझे मुझे भी नहीं पता। तो जैसे वो गृह पता शोभा नहीं के रही है, इसीलिए इसीलिए बोल दिया कि सिर्फ पढ़ाने का शौक है। तभी तो मैंने आपको बुलाया कि भाई क्या बात है, ये क्यों छुपा रही हैं। सर इनके शौक ने मेरे शौकों को दबा दिया। देखो कमाल हो गया। ये लो, कर लो बात। और हमने इसे ही अपना जीवन बना लिया। और मुझे कोई शिकायत नहीं जीवन से, मैं खुश हूँ। खुश तो रहना चाहिए, वो तो हमने देखा, आप हमेशा खुश रहती हैं हर परिस्थिति में। पढ़ने का कार्यक्रम कैसा चलता है आपका? किस प्रकार की पुस्तकें आपको ज्यादा पढ़ने में शौक आता है? सर अगर आप सच पूछें तो मुझे तो लव स्टोरी ही पढ़ने में मजा आता है, लव स्टोरी ही लिखने में मजा आता है, और फिल्में भी मुझे वही पसंद है। ललित जी थोड़ा कम समझते हैं ये वाली तो बात। मुझे ये लगता है कि संजीव जी अगर ये प्रेम कहानियां पढ़ती हैं, और तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये प्रेम कहानी लिखने वाली एक पांडुलिपि आपको मिलने वाली है। बात कर रहे हो। सही है। आप अपने समान या समानांतर जो लेखक हैं, कहानी लेखक हैं, या उनके लिए क्या आप देखती हैं कि उनकी कहानियों में या उनके लेखों में किस प्रकार की कमी कभी आपने उस दृष्टि से देखा है? सर मेरे को तो अपनी कहानी सच बताऊं बहुत अनपढ़ों वाली लगती है। मेरी भाषा इतनी साधारण है, मैं औरों की भाषा कहानियां पढ़ती हूँ ना, बहुत देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, और कहानी का अंत भी हो जाता है। तो मुझे कई बार ऐसा भी लगता है क्या। फिर मैंने एक दिन बेटी से भी पूछा कि लोग ऐसी कहानियां लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आती अच्छी तरह। तो बेटी ने कहा मम्मी आजकल यही फैशन है, इस तरह से ही लिखने का फैशन है। तो पता नहीं, मैं तो साधारण ही भाषा का लिखना ज्यादा पसंद करती जो आप लिखती हैं उसे ही मेंटेन रखिए, उसी को आगे बढ़ाइए। आप दूसरे लोगों के नकल ना कीजिएगा कभी, क्योंकि कुछ लोग तो छोटी सी कहानी का प्लॉट बड़ा करने के लिए बहुत सारा लिख डालते हैं। शाम का समय था, फलाना था, ढिमका था, सूरज डूब रहा था, ये था। इससे क्या, इससे इतना ही लिख दो कि शाम का समय था, फिर ये हुआ, इतने में पर्याप्त हो जाता है। तो आपकी कहानी की भाषा और प्रवाह दोनों ही सही हैं। आप इस बात में मत सोचिए कि नहीं साहब उसमें थोड़े कठिन शब्द डाले जाएं और लोगों की तरह से उसमें फ्लावरी फ्लावरी भाषा लिखी जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो चीज सबकी समझ में आ जाए वही सबसे सही भाषा है। आपको क्या लगता है जो आजकल लेखक लिख रहे हैं, भाषा लिख रहे हैं, उस भाषा में ऐसी क्या चीज है, या उनकी रचनाओं में ऐसी क्या चीज है कि पाठकगण उनको नहीं मिलते हैं? कभी सोचा है इस दृष्टि से? नहीं। सर मैंने सोचा नहीं है, बस मुझे तो अपने अंदर ही कमी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इस तरीके से, पता नहीं, मैं मतलब कुछ कह नहीं सकती। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा किसने लिखा? कबीर ने। और कबीर तो जुलाए थे, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। और आज उन्हीं की रचनाओं के ऊपर आध्यात्म की चर्चा हो रही है। उन्हीं के ऊपर जो है ना एक नया पंथ चल रहा है, कबीर पंथ चल रहा है। भक्ति काल के वो एक मसीहा समझे जाते हैं, निर्गुण भक्ति के। ऐसा नहीं होता कि जो पढ़े लिखे होते हैं वास्तव में कड़े होंगे। बहुत सुंदर। और कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी योजना के बारे में या अपने लक्ष्य के बारे में?
बस योजनाएं तो कुछ लक्ष्य तो सर जो ईश्वर ने दिया है बहुत दिया है, उसका शुक्रगुजार है। बस भविष्य में अब यही ईश्वर से वो है कि बच्चे लायक बन जाए, जीवन सफल हो जाए बस। तो ऐसा करते हैं कि इन कामनाओं के साथ कि आपका की लेखनी की गति बढ़े और आप जल्दी जल्दी लिखा करें, 4 दिन के बजाय 2 दिन में कहानी उतारें आप, और लगातार लिखें और अच्छी अच्छी कहानियां और अच्छी अच्छी कहानियां लिखें, और चारों तरफ के परिवेश को ध्यान में रखते हुए कहानियां लिखें, और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, अपनी साधारण भाषा जिसे आप बोल रही हैं उस भाषा के साथ ही आगे बढ़ें, ताकि लोग पहचाने कि ऐसी सरल सरल भाषा में भी कहानी लिखी जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप अनुस्वार मंच के साथ जुड़े रहेंगे और समय समय पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे कि आपकी गति में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या नया लिख रहे हैं आप। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार ललित जी, नमस्कार।